हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 19 जुलाई 2021 और 19 जुलाई 2021 से करेंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट तथा शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा उसके बगल में दिए गए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे तरफ से आने वाले सभी के सभी अपडेट्स आपको जल्दी प्राप्त हो जाए। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल पर सारे के सारे वीडियो का पीडीएफ आपको एक साथ फ्री में मिल जाएंगे। आप सभी के सभी वीडियो के पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां पर जाएं तथा सब लिंक पर क्लिक करके आप चैनल को ज्वाइन कर लें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई यानी कल के दिन मनाया गया है। नेल्सन मंडेला जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका थे, यानी साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे। इनका जन्म 18 जुलाई 1918 को साउथ अफ्रीका में हुआ था तथा इनका मृत्यु 5 दिसंबर 2013 को साउथ अफ्रीका में हुआ था। यह साउथ अफ्रीका कम्युनिस्ट पार्टी से कनेक्टेड थे। इन्हें जिस प्रकार भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है उसी प्रकार साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपिता नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। इन्हीं के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसे मंडेला दिवस के रूप में भी जाना जाता है, हर साल 18 जुलाई को दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। यह सभी के लिए मंडेला को प्रेरित करने वाले मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने का अवसर होता है। इस दिन को पहली बार 18 जुलाई 2010 को मनाया गया था, जब नवंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। मूल रूप से यह दिन मंडेला के जन्मदिन को मंडेला दिवस के रूप में मनाने का विचार किया गया था। अपने 90वें जन्म दिवस पर मंडेला ने कहा, नए हाथों का बोझ उठाने का समय आ गया है। अब यह आपके हाथ में है। हालांकि कुछ समूह ऐसे भी थे जिन्होंने 18 जुलाई 2009 के इस दिन को मनाना शुरू कर दिया था। 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नेल्सन मंडेला को पुरस्कार की शुरुआत की। नेल्सन मंडेला पुरस्कार की शुरुआत की। यह पुरस्कार उन लोगों की उपलब्धियों को मान्यता देता है जो मानवता की सेवा के लिए अपने जीवन समर्पित करते हैं। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस समुदाय सेवाएं और स्वयं सेवा के माध्यम से मंडेला की महान विरासत और उनके मूल्यों का सम्मान करने के लिए है। यह दिन उनके रॉबिन आइलैंड जेल नंबर 4664 के नाम से जाना जाने वाला एक अभियान भी मनाता है, जिसे मूल रूप से HIV और एड्स के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए शुरू किया गया था। तो इतना बात नेल्सन मंडेला दिवस और नेल्सन मंडेला के बारे में जान गए हम लोग। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस यानी वर्ल्ड इंटरनेशनल जस्टिस डे हाल ही में 17 जुलाई को मनाया गया है, यानी इसका आंसर है ऑप्शन बी। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस या अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी ICC यानी इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट के काम को समर्थन और मान्यता देने के लिए 17 जुलाई को विश्व स्तर पर यह दिवस मनाया जाता है। यह दिन 17 जुलाई 1998 को रोम संविधि को अपनाने की वर्षगांठ का प्रतीक है, जिस संधि ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय बनाया था। यह तब हुआ था जब 120 राज्यों ने रोम में एक कानून को अपनाया। इसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के रोम संविधि के रूप में जाना जाता था। कानून को अपनाने के लिए सहमत होने वाले सभी देशों ने ICC के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार किया था। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बोनालू पारंपरिक लोक उत्सव
उत्सव मनाना शुरू करेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तेलंगाना। जल्द ही तेलंगाना राज्य बोनालू पारंपरिक लोक उत्सव मनाना शुरू कर देगा। बोनालू पारंपरिक लोक उत्सव है जो हर साल तेलुगु में आषाढ़ महीने जो जून जुलाई में पड़ता है शायद, यह उत्सव हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों और तेलंगाना के राज्य के कुछ अन्य हिस्सों में भी मनाया जाता है। बोनालू उत्सव को राज्य उत्सव 2014 में राज्य के गठन के बाद के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा घोषित किया गया था। अब जान लेते हैं उत्सव के बारे में। बोनालू उत्सव हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहर में 25 मंदिरों में देवी महाकाली की पारंपरिक बोनाम भोजनम से उत्पन्न, जिसका अर्थ है भोजन की पेशकश करते हैं। अब बात हुई है तेलंगाना के बारे में, तो जान लेते हैं तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना यह है मैप में तेलंगाना जो 2014 में एक राज्य बनी थी अन्य आंध्र प्रदेश से अलग होकर। यह है आंध्र प्रदेश मैप में आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था जिसकी राजधानी हैदराबाद है। यहाँ का गवर्नर है तामिलसिलाई सौंदरराजन। के चंद्रशेखर राव यहाँ का सीएम है। 17 लोकसभा सीटें हैं, 7 राज्यसभा सीटें हैं, 119 विधानसभा सीटें हैं तथा यहाँ पर विधान परिषद की भी सीटें हैं जिसकी संख्या 40 है। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है मृगावनी नेशनल पार्क तथा यहाँ का ही नेशनल पार्क है जो यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, मृगावनी नेशनल पार्क तो हमने आपको बता ही दिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस हवाई अड्डे और फिल्म सिटी के बीच भारत की पहले पॉड टैक्सी चलेगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि नोएडा। नोएडा हवाई अड्डे और नोएडा फिल्म सिटी, इन दोनों के बीच भारत की पहली पॉड टैक्सी चलेगी। यह है इमेज में पॉड टैक्सी जो नोएडा हवाई अड्डे और फिल्म सिटी के बीच चलेगी। इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईपीआरसीएल ने नोएडा एयरपोर्ट जेवर और फिल्म सिटी के बीच पॉड टैक्सी सेवा के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार की है। दोनों गंतव्य के बीच चालक रहित टैक्सी चलाने की योजना है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्रशिक्षण यानी YEIDA को सौंपी गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार इसकी लागत लगभग 862 करोड़ रुपए होगी। इसकी दूरी 14 किलोमीटर है। यह भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा होगी। पॉड टैक्सियों में प्रति कार 4 से 6 यात्री बैठ सकते हैं। यह महत्वपूर्ण परियोजना फिल्म सिटी और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बीच मौजूद आवासीय और औद्योगिक क्षेत्रों को सुगम कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। डीपीआर के अनुसार कॉरिडोर 21, 28, 29, 30 और 32 जैसे विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरेगा जो ईडा यानी यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत आते हैं। अब बात हुई है नोएडा यूपी के बारे में, तो यूपी के बारे में जान लेते हैं। यह है मैप में यूपी की राजधानी लखनऊ है। यहाँ गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे यहाँ के। अब जान लेते हैं यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा की सीटों की संख्या। यहाँ पर 80 लोकसभा सीटें हैं, 31 राज्यसभा सीटें हैं तथा 403 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर 100 लेजिस्लेटिव काउंसिल की भी सीटें हैं जिसमें 90 इलेक्टेड होते हैं तथा 10 नॉमिनेटेड होते हैं। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है दुगधवा नेशनल पार्क। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने कापू समुदाय और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने संविधान 103वां संशोधन यानी 103rd संशोधन यानी अमेंडमेंट अधिनियम 2019 के अनुसार राज्य सरकार में प्रारंभिक पदों और सेवाओं में नियुक्तियों के लिए कापू समुदाय और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% की आरक्षण की घोषणा की है। रोजगार में 10% आरक्षण से कापू को लाभ होगा जो न तो बीसी कोटे के तहत लाभान्वित हो और न ही ईडब्ल्यूएस कोटा और अन्य खुली प्रतिस्पर्धा यानी ओपन कंपटीशन वर्गों के तहत जो ईडब्ल्यूएस कोटा लागू नहीं होने के कारण आरक्षणों के लाभों से वंचित हैं। अब बात हुई है आंध्र प्रदेश के बारे में, तो आंध्र प्रदेश के बारे में भी जानेंगे हम लोग। उससे पहले इस कार्यान्वयन के बारे में, इस पर 10% आरक्षण के बारे में जान लेते हैं। ऐसे व्यक्ति जो SC, ST और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए
आरक्षण की मौजूदा योजना के तहत कवर नहीं है और उनका सकल वार्षिक परिवार आय 8 लाख रुपए से कम है, यानी क्रीमी लेयर से नीचे आते हैं, उन्हें आरक्षण के लाभ के लिए ईडब्ल्यूएस के रूप से पहचाना जाना है। आय में आवेदन के वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष के लिए सभी स्रोतों यानी वेतन, कृषि, व्यवसाय, पैसे आदि से आय शामिल हैं। इस उद्देश्य के लिए परिवार शब्द में वह व्यक्ति शामिल होगा जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता पिता और 18 वर्ष से कम उम्र के भाई बहन और उसके पति या पत्नी और 18 वर्ष से कम बच्चे भी शामिल है इसमें। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ चाहने वाले व्यक्तियों को संबंधित तहसीलदारों से आवश्यक ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। अब चलते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश, यह है मैप में आंध्र प्रदेश जो कि रेड कलर से डिनोटेड है। यहाँ से 2014 में एक राज्य अलग हो गया था जिसका नाम तेलंगाना है, जिसके बारे में हम लोग कुछ क्वेश्चन ऊपर पहले पढ़े हैं। यहाँ आंध्र प्रदेश की राजधानी बन गई है अमरावती। यहाँ का गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। यहाँ का वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी चीफ मिनिस्टर हैं। 25 लोकसभा सीटें हैं, 11 राज्यसभा सीटें हैं, 175 विधानसभा सीटें हैं तथा यहाँ पर कुल 58 लेजिस्लेटिव काउंसिल की भी सीटें हैं। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है राजीव गांधी नेशनल पार्क, पापीगोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरन नेशनल पार्क यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क ही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत, श्रीलंका और किस देश ने वर्चुअल त्रिपक्षीय अभ्यास TTX 2021 आयोजित किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि मालदीव। भारत, श्रीलंका और मालदीव ने वर्चुअल त्रिपक्षीय अभ्यास TTX 2021 को आयोजित किया था। भारत, श्रीलंका और मालदीव के शीर्ष रक्षा अधिकारियों ने एक वर्चुअल त्रिपक्षीय ट्रेवल अभ्यास TTX 2021 में भाग लिया। यह अभ्यास समुद्री अपराधों जैसे कि नशीले पदार्थों पर अंकुश लगाने और क्षेत्र में समुद्री खोज और बचाव में सहायता पर केंद्रित करना था। 2 दिवसीय अभ्यास TTX 2021 का उद्देश्य आपसी समझ को बढ़ाना और आम अंतर्राष्ट्रीय अपराध का मुकाबला करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं की प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करना था, जिसे मैरीटाइम वारफेयर सेंटर मुंबई द्वारा समन्वित किया गया था। अब जान लेते हैं इस TTX अभ्यास के बारे में। TTX 2021 भारत, मालदीव, श्रीलंका के बीच गहरे त्रिपक्षीय जुड़ाव का उदाहरण जो पिछले कुछ वर्षों में समुद्री क्षेत्र में काफी मजबूत हुआ है। हिंद महासागर क्षेत्र में 3 पड़ोसी देशों के बीच बातचीत भी हाल के वर्षों में भारत की पड़ोसी पहले यानी नेबरहुड फर्स्ट की नीति और क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी सागर के दृष्टिकोण से के अनुरूप से काफी बढ़ी है। अब चलते हैं, बात हुई है श्रीलंका और मालदीव के बारे में, तो इन दोनों देशों के बारे में जान लेते हैं। यह है लेटेस्ट न्यूज जिसमें त्रिपक्षीय वार्तालाप हुई है TTX 2021 एक्सरसाइज के बारे में। बात हुई है श्रीलंका के बारे में, तो श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। यह भारत के निचले स्तर पर स्थित एक देश, छोटा सा श्रीलंका। यह साउथ एशिया में पड़ता है। यहाँ का कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। पहले यहाँ का कैपिटल कोलंबो हुआ करता था। यहाँ का करेंसी है श्रीलंका रूपी। यह है इंडिविजुअल मैप श्रीलंका का, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा कौन सा जगह कहाँ पर है, यहाँ पर दिया हुआ है। अब चलते हैं वर्ल्ड मैप में, जान लेते हैं श्रीलंका कहाँ है। वर्ल्ड मैप में ये देखिए, भारत के निचले स्तर पर छोर पर कनेक्टेड एक अन्य देश यानी जिसका नाम श्रीलंका है, यहाँ पर स्थित है। यह है श्रीलंका का लोगो। अब चलते हैं अगले बार में जान लेते हैं। अगला यानी मालदीव के बारे में बात हुई, तो मालदीव के बारे में जान लेते हैं। मालदीव जो कि साउथ एशिया में ही स्थित एक देश है। यह वर्ल्ड मैप में मालदीव एक छोटा, बहुत ही छोटा सा देश है जो कि वर्ल्ड मैप में देखने में भी असमर्थ है, इनविजिबल है यहाँ पर। जिसके कारण इसे हरे कलर से यहाँ पर डिनोट कर दिए हैं। आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा वर्ल्ड मैप में यहाँ कहाँ पर पड़ता है। मालदीव देखिए एक छोटा सा यह जगह है, यही मालदीव। मालदीव की राजधानी मेल है, माले, तथा यहाँ का करेंसी मालदीवियन रुपया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने किसानों के लिए किसान सारथी नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि वन कल्याण मंत्री है, इन्होंने हाल ही में किसानों के लिए किसान सारथी नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किसानों की उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने की सुविधा के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा संयुक्त रूप से किसान सारथी नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है।
किसान सारथी की यह पहल दूर दराज के क्षेत्रों में किसानों तक पहुंचाने के तकनीकी क्षेत्र हस्तक्षेप से किसानों को सशक्त बनाती है। ICAR के वैज्ञानिकों किसानों की फसल को उनके खेत से गेट से गोदामों, बाजारों और उनके स्थानों तक जहां वे न्यूनतम नुकसान के साथ बेचना चाहते हैं, परिवहन के क्षेत्र में नए तकनीकों हस्तक्षेप पर शोध करेंगे। केंद्रीय IT मंत्री ने आश्वासन दिया कि इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय और संचार मंत्रालय किसानों के सशक्तिकरण के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि रेल मंत्रालय फसलों के परिवहन में लगने वाले समय को कम करने की योजना बना रहा है, यानी एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने की में रेलवे मंत्रालय भी इसमें हेल्प करेगा, जो कि यह योजना रेलवे मंत्रालय द्वारा फसलों के परिवहन में जो समय लगता है उसे बचाने के लिए रेलवे मंत्रालय द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। कुछ ही दिनों के बाद यह घोषणा की जाएगी कि किसानों के लिए कुछ फायदेमंद है रेल परिवहन के द्वारा समय बचाने का कार्य। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के लिए कोविड टीकाकरण अभियान मातृकवचम का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि केरल। कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ राज्य के सभी गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण करने हेतु केरल सरकार ने के अभियान मातृकवचम का हाल ही में जिला स्तर पर उद्घाटन किया गया है। गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण हेतु विभिन्न सरकारी अस्पतालों में स्पॉट पंजीकरण किया जाएगा। गर्भवती महिलाएं गर्भावस्था के दौरान किसी भी समय कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त कर सकती है। विशेष टीकाकरण अभियान गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा के लिए मजबूत बचाव के रूप में आता है। अब जान लेते हैं इस अभियान के बारे में, यानी मातृकवचम अभियान के बारे में। मॉडल कार्यक्रम के तहत सभी जिला अस्पतालों में टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। शुरुआत में स्पॉट पंजीकरण के जरिए 100 प्रेग्नेंट लेडीज को कोविड-19 का टीका दिया जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आश्वासन दिया है सभी लोगों को कि आने वाले दिनों में वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर सभी अस्पतालों में और अधिक प्रेग्नेंट लेडी के लिए कोविड टीकाकरण की उपलब्धता कराई जाएगी। अब बात हुई है केरल राज्य के बारे में, तो केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल यह है साउथ में स्थित एक छोटा सा राज्य केरल, जो कि रेड कलर से यहाँ पर डिनोटेड है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ का गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। पिनराई विजयन यहाँ का CM है। 20 लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर, 9 राज्यसभा सीटें हैं तथा 140 यहाँ पर कुल विधानसभा सीटें हैं। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है पेरियार नेशनल पार्क तथा साइलेंट वैली नेशनल पार्क। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार द्वारा हाल ही में EV 2021 लॉन्च की गई। EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति, EV पॉलिसी 2021 लॉन्च की गई है। महाराष्ट्र राज्य सरकार की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 लॉन्च की है। राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे द्वारा घोषित नीति का उद्देश्य देश में बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना है। महाराष्ट्र में पेश की गई नई EV नीति 2018 की नीति का संशोधन है, यानी 2018 में भी यह नीति अपनाई गई थी महाराष्ट्र सरकार द्वारा, लेकिन उसे अमेंड करके यानी उसमें संशोधन करके यह 2021 की नीति अपनाई गई है। इसे महाराष्ट्र को भारत में बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों का सबसे बड़ा उत्पादक बनाने के उद्देश्य से पेश किया गया है। इस नीति का लक्ष्य 2025 तक सभी नए वाहनों के पंजीकरण में इलेक्ट्रिक वाहनों का 10% हिस्सा बनाना है। इस महत्वाकांक्षी मिशन के लिए राज्य सरकार ने 930 करोड़ रुपए की पॉलिसी 31 मार्च 2025 तक वैध किया है। इसे सफल बनाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्ज से छूट दी जाएगी। बात हुई है महाराष्ट्र सरकार के बारे में, तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। यह है भारतीय मैप में एक बड़ा राज्य महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई है। यहाँ का भगत सिंह कोश्यारी जी यहाँ का गवर्नर है। यहाँ पर उद्धव ठाकरे जी CM है। 48 लोकसभा सीटें हैं, 19 राज्यसभा सीटें हैं तथा यहाँ पर 288 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर विधान परिषद की भी सीट है, जिसकी संख्या 78 है। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है संजय गांधी नेशनल पार्क, टुंगरेश्वर नेशनल पार्क। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नेवी ने MH-60R यानी रोमियो हेलीकॉप्टर कहां से लिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि अमेरिका। यह है लेटेस्ट न्यूज, जिसमें यह बताया गया है कि इंडियन नेवी ने हाल ही में MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर US नेवी से प्राप्त किया है। अब बात हुई है इंडियन नेवी के बारे में, तो जान लेते हैं इंडियन नेवी के बारे में। पहले इंडियन नेवी एक भारत का आर्म्ड फोर्सेज है।
इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। अभी चीफ ऑफ वाइट नेवल स्टाफ के रूप में एडमायरल करमबीर सिंह स्थापित है तथा कमांडर इन चीफ भारत के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी हैं। प्रत्येक वर्ष इंडियन नेवी भारतीय नेवी दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना ने 17 जुलाई 2021 को अमेरिका नौसेना से 2 MH-60 रोमियो बहुभूमिका वाले हेलीकॉप्टर प्राप्त किए हैं। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने 16 जुलाई 2021 को सैन डिएगो नेवल एयर स्टेशन यानी NAS अर्थ आइलैंड में आयोजित समारोह में भाग लिया था, जिसमें अमेरिकी नौसेना ने भारतीय नौसेना को पहले 2 MH-60R यानी रोमियो हेलीकॉप्टर सौंप दिए हैं। वाइस एडमिरल रवनीत सिंह DCNS और वाइस एडमिरल केनेथ वाइस्टेल कमांडर नेवल एयर स्टाफ US नेवी ने समारोह के दौरान दस्तावेजों का आदान प्रदान किया। लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन और वरिष्ठ नेतृत्व अमेरिकी नौसेना ने भी इस समारोह में भाग लिया था। फरवरी 2020 में भारत ने लॉकहीड मार्टिन से 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए अमेरिका के साथ $2.4 बिलियन यानी 16,516 करोड़ रुपए का सौदा किया था। MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर से भारत को कैसे होगा फायदा, इसके बारे में जान लेते हैं। MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर को शामिल करना भारतीय अमेरिकी द्विपक्षीय रक्षा संबंधों में से एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसका रहेगा। MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना के त्रिआयामी क्षमताओं को बढ़ाएंगे। हेलीकॉप्टर को संशोधित और अद्वितीय हथियारों और उपकरणों के साथ स्थापित किया जाएगा। रक्षा विभाग ने भी कहा है कि MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर भारत को पनडुब्बी रोधी और सतह विरोधी युद्ध अभियानों के साथ साथ खोज और बचाव, संचार रिले और ऊर्ध्वाधर पुनः पूर्ति सहित माध्यमिक मिशनों को पूरा करने में सहायता करेंगे। अपने सशस्त्र बलों में इन हेलीकॉप्टर के साथ भारत मातृभूमि की रक्षा बढ़ाने और क्षेत्रीय खतरों को दूर करने के लिए अपनी क्षमताओं को मजबूत करेगा। अब बात हुई है यूएस के बारे में, तो यूएस के बारे में जान लेते हैं। यूएस जो कि नॉर्थ अमेरिका में पड़ने वाला एक देश है। यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसकी राजधानी वाशिंगटन DC है। यहाँ का करेंसी है US डॉलर। यह है वर्ल्ड मैप में यूएस। आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रैंसमवेयर विक्टिम्स को मदद करने के लिए ऑनलाइन हब खोला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी यूएसए। यूएस ने हाल ही में रैंसमवेयर विक्टिम्स के लिए ऑनलाइन हेल्प के लिए एक हब खोला है। अब जान लेते हैं, बात हुई है रैंसमवेयर के बारे में, तो रैंसमवेयर के बारे में जान लेते हैं। रैंसमवेयर क्रिप्टो वायरोलॉजी का एक मालवेयर है जो पीड़ित के व्यक्तिगत डेटा को प्रकाशित करने या उस तक पहुंचाने को अवरुद्ध करने की धमकी देता है। जब तक कि कुछ फिरौतियों का भुगतान नहीं किया जाता है, कुछ साधारण रैंसमवेयर केवल सिस्टम को लॉक कर देते हैं, जिन्हें उल्टा किया जा सकता है। उन्नत मैलवेयर क्रिप्टो वायरल जबरन वसूली नामक तकनीक का उपयोग करता है, जो पीड़ित को फाइलों को एनक्रिप्ट करता है और उन्हें डिक्रिप्ट करने की फिरौती के भुगतान की मांग करता है। रैंसमवेयर हमले एक ट्रोजन का उपयोग करके किए जाते हैं, उस उपयोगकर्ता को ईमेल अटैचमेंट के माध्यम से आने पर इसे डाउनलोड करने या खोलने के लिए बरगलाया जाता है, यानी जबरदस्ती इन्हें किया जाता है। वानाक्राई फर्म एक रैंसमवेयर है। उपयोगकर्ता के संपर्क के बिना स्वचालित रूप से यह कंप्यूटर पर चला जाता है। तो रैंसमवेयर अटैक के दौरान इस पर फिरौती की मांग की जाती है। जब तक फिरौती दिया नहीं जाता है, तब तक वो उसे अनलॉक नहीं करते हैं। इतना रैंसमवेयर के बारे में हम लोग जान लिए हैं। रैंसमवेयर का यह न्यूज यूएस से रिलेटेड है, तो यूएस के बारे में हम लोग अभी लास्ट क्वेश्चन में जाने हैं। यूएस के बारे में यहाँ पर भी दिया हुआ है, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CDC द्वारा ह्यूमन मंकी पॉक्स की पहली मामला कहाँ पाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए टेक्सास। टेक्सास जो कि यूएस का एक सिटी है, जहाँ हाल ही में ह्यूमन मंकी पॉक्स की पहला मामला पाया गया है। मंकी पॉक्स डिटेक्ट किया गया पहला यूएस रेसिडेंट जो कि नाइजीरिया से यूएस में ट्रैवल करके आए थे। इन्हें हाल ही में छोटा रेयर केस में ह्यूमन मंकी पॉक्स पाया गया है इनमें। CDC की बात हुई है, CDC के अनुसार यह न्यूज दिया गया है। तो बात हुई है CDC, तो क्या है CDC जान लेते हैं। CDC एक सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन संस्था है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगले क्वेश्चन चलने से पहले बात हुई है यूएस के बारे में, तो यूएस के बारे में भी जान लेते हैं, तथा मंकी पॉक्स के बारे में जान लेते हैं। मंकी पॉक्स के बारे में बात हुई था। मंकी पॉक्स एक दुर्लभ लेकिन संभावित रूप से गंभीर वायरल बीमारी है जो फ्लू जैसी बीमारी और लिम्फ नोड्स की सूजन से होती है और चेहरे और शरीर पर व्यापक दाने के रूप में विकसित हो जाती है। अधिकांशतः संक्रमण यह 2 से 4 सप्ताह तक चलते हैं। यह चेचक के समान वायरस के परिवार को साझा करता है, यानी एक से दूसरे में चला जाता है यह, लेकिन हल्के संक्रमण का कारण यह बनता है, मतलब कम संक्रमण में यह दूसरे में चला जाता है। एमपीवी यानी मंकी पॉक्स वायरस, एमपीवी एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और एक जूनोटिक वायरस है। यह परिवार पॉक्स वायराइडे में जीनस ऑर्थोपॉक्स वायरस से संबंधित है। यह मानव ऑर्थोपॉक्स वीरस में से एक है जिसमें वेरियोला, काउसपॉक्स और वैक्सीनिया वायरस शामिल है। यह वायरस चेचक के समान रोग का कारण बनता है, लेकिन हल्के दाने और कम मृत्यु दर के साथ अवेलेबल है, यानी कम ही मृत्यु दर इसका है। इससे मृत्यु होने वाला दर बहुत ही कम है। मंकी पॉक्स वायरस प्राइमेट सहित जानवरों द्वारा किया जाता है। वायरस के पहली बार 1958 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में प्रिबेन वन मैक्सस द्वारा केकड़े खाने वाले मकाक बंदरों में पहचाना गया था। इसकी पहचान विशालकाय गैम्बियन चूहे में भी की गई है। अब यह न्यूज मंकी पॉक्स हाल ही में यूएस के टेक्सास में पाया गया है। अब बात हुई है यूएस के बारे में, तो यूएस के बारे में जान लेते हैं। यूएस के बारे में तो हमने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा है। यूएस के बारे में कंटिन्यू 3 क्वेश्चन में हम लोगों ने यूएस से रिलेटेड पढ़ा है, तो आप यूएस के बारे में यहाँ पर भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको यूएस के बारे में कुछ ध्यान से रहे। यहाँ का कैपिटल करेंसी वर्ल्ड मैप में कहाँ है, इसका लोगो कैसा है, आपको ध्यान में रहे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार विजेता दानिश सिद्दीकी का निधन हो गया है। यह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यह एक फोटो पत्रकार थे, यानी यह फोटो में पुलित्जर पुरस्कार विजेता दानिश सिद्दीकी, इनका हाल ही में मृत्यु हो गई है। यह एक फोटो पत्रकार थे। 13 जुलाई 2021 को अफगानिस्तान के कंधार प्रांत के स्पिन बोल्डक जिले में अफगान सैनिकों और तालिबान के बीच लड़ाई की रिपोर्टिंग करते समय संघर्ष में मारे जाने के बाद पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी का निधन हो गया है। वह अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स में कार्यरत थे। उन्होंने 2018 में रॉयटर्स समाचार एजेंसी के साथ, यानी RNA रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के साथ फोटोग्राफर के रूप में काम करने वाले 6 अन्य लोगों के साथ प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में APEC नामक एशिया प्रांत व्यापार समूह की विशेष आभासी बैठक की अध्यक्षता किस देश ने किया है? तो इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। न्यूजीलैंड ने हाल ही में APEC यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन में एशिया पैसिफिक ट्रेड ग्रुप का होने वाला मीटिंग का एक चेयर किया है, मतलब खुद उसे संभाला है। बात हुई है APEC के बारे में, तो APEC के बारे में जान लेते हैं। एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग यानी APEC एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन प्रशांत रिम में 21 सदस्य अर्थव्यवस्था के लिए एक अंतर सरकारी मंच है जो पूरे एशिया प्रांत देश में मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है। 1980 के दशक में मध्य में शुरू किए गए एसोसिएशन के पोस्ट मिनिस्ट्रियल सम्मेलनों की श्रृंखला की सफलता के बाद APEC 1989 में शुरू की गई थी। APEC का सिंगापुर में अभी हेडक्वार्टर है, तो इसके फाउंडर बॉब क्वे हैं। इसे नवंबर 1989 में फाउंड किया गया था कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में। इसमें 21 देश मेंबर है, जैसे कि इंक्लूड है इसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, चिली, चाइना, कनाडा, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, साउथ कोरिया, मैक्सिको, पेरू, न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिनिया, रसिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, चाइनीज टाइपियाई, वियतनाम एंड USA। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहले जान लेते हैं, बात हुई है न्यूजीलैंड के बारे में, तो न्यूजीलैंड के बारे में, ओशिनिया में एक स्थित देश न्यूजीलैंड, जहाँ पर लोगो यह 4 स्टार यहाँ पर इसके लोगों में रहता है, तो यहाँ पर US जैसा ही एक और लोगो रहता है। आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। न्यूजीलैंड के लोगो यदि आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान में रहे। यहाँ का कैपिटल वेलिंगटन में है तथा यहाँ का करेंसी है न्यूजीलैंडी डॉलर। यह न्यूजीलैंड का इंडिविजुअल मैप वर्ल्ड में, यहाँ पर देखिए एक न्यूजीलैंड छोटा सा देश है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में ममनून हुसैन का निधन हो गया है, यह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो हाल ही में ममनून हुसैन का मृत्यु हो गया है, यह पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे। यह है इमेज में ममनून हुसैन। इनका जन्म 23 दिसंबर 1940 को आगरा में हुआ था। इनका मृत्यु 14 जुलाई 2021 को कराची पाकिस्तान में हो गया। इनके स्पाउस का नाम महमूदा महमूद था। इनकी शिक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची से प्राप्त हुई थी। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ममनून हुसैन का हाल ही में निधन हो गया। ममनून हुसैन का जन्म 1940 में आगरा में हुई थी, यह बात हमने आपको बताई ही थी। वे 1947 में अपने माता पिता के साथ पाकिस्तान चले गए थे। उन्होंने सितंबर 2013 और सितंबर 2018 के बीच पाकिस्तान के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था। वह जून से अक्टूबर 1999 तक सिंध के गवर्नर भी बने थे, जब तत्कालीन पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सरकार गिरा दी थी। उस समय यह वहाँ के सिंध के गवर्नर थे। अब चलते हैं, बात हुई है पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। पाकिस्तान साउथ एशिया में स्थित एक देश पाकिस्तान है। देखिए यह वर्ल्ड मैप में ग्रीन कलर से डिनोटेड कंट्री पाकिस्तान है। पाकिस्तान का राजधानी इस्लामाबाद है तथा यहाँ का करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। यह वर्ल्ड मैप में पाकिस्तान इंडिविजुअल रूप से आप इसे देख लीजिएगा, कौन सा जगह कहाँ पर है, कराची कहाँ पर है, इस्लामाबाद कहाँ पर है, सब यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। अब चलते हैं कल के वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की ओर। कल के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था, भारतीय नौसेना को 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I प्राप्त हुआ है। भारत ने किस देश के साथ इस खरीद के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। अब चलते हैं आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने 2025 तक सिक्किम के साथ एक जैविक इकाई में बदलने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी किस यूटी को 2025 तक सिक्किम के साथ मिलकर पूर्ण रूप से जैविक यूटी बना दिया जाएगा। तो यह किस यूटी ने सिक्किम के साथ समझौता किया है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, तथा प्रत्येक महीने से बनने वाले जितने भी डेज हैं आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। लिखने से आदत बनती है और आदत बनने से आपको ध्यान में रहता है, और ध्यान रहने से आपको पूरे मंथ उसी प्रकार पूरे वर्ष का डेज आपको ध्यान में रहेगा और आप कभी भूल नहीं पाएंगे। चलिए तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे तरफ से आने वाले सभी अपडेट्स आपको जल्दी प्राप्त हो जाए। यह है नेक्स्ट इंडिया नाम का हमारा यूट्यूब चैनल, आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार हमारे प्लेलिस्ट को जरूर देखें, यदि पसंद आए तो हमारे वीडियो को भी लाइक करें तथा शेयर करें। तथा यदि आपके पास जितने भी फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्टडी ग्रुप रिलेटेड जितना भी होगा, स्टडी रिलेटेड ग्रुप, उन सभी के सभी ग्रुप में हम इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी लाभ करवा सकें। चलिए तो दोस्तों, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। PDF फाइल पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। सभी के सभी सोशल मीडिया का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, तथा उसके अलावा जो भी सोशल मीडिया है आप वहां पर हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।